नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो बहुत ही अनफिल्टर्ड और टू द पॉइंट रहने वाला है, जिसमें बात सिर्फ़ और सिर्फ देश की, देश के युवाओं की, नागरिकों की, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो एक ज्वलनशील मुद्दा रहता है, महिलाओं की सुरक्षा और किसानों की आत्महत्या पे रहने वाला है। इसके पीछे का जो मूल कारण रहेगा चर्चा का, वो बहुत ही सिमिलर है जो अभी नेपाल में घटना हुई, जो कि सरकार या शासन प्रशासन का करप्शन, लेविश लाइफ, पावर ऑफ misuse of power, and this kind of accumulation of wealth. These kind of topics will be included in this further lecture discussion. सवाल सबसे बड़ा ये है, क्या ऐसा जेंजी प्रोटेस्ट, तो मैं नाम नहीं दूंगा, क्या इस तरह का प्रोटेस्ट जिसमें यूथ सारा का सारा यूनाइट हो सके इंडिया में पॉसिबल है? तो मेरे हिसाब से जवाब नहीं है। कारण है ये है कि यहाँ भारत में युवा ना, वो अपने आप में डिवाइडेड है। वैसे तो भारत यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, दैट्स अ यूनिक आइडेंटिटी एंड दैट शुड नॉट बी क्लिक आउट, और उसे किसी तरह से अलग नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जो यूथ है, जिसको एक होता है ना कि फर्टाइल लैंड बोला जा सकता है, मतलब फर्टाइल लैंड का एक सीड बोला जा सकता है, जो फ्यूचर में देश को चलाएगा, देश को बनाएगा, देश की सुरक्षा, अस्मिता और प्रॉस्पेरिटी के लिए, ग्रोथ के लिए जाना जाएगा। वो आपस में डिवाइडेड है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि डिवाइडेड है, कहाँ डिवाइडेड है? कहेंगे कि सब तो एक ही जैसे सोच रहे हैं, सब एक ही जैसे करने के लिए रेडी हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, और लाइक कुछ लोग बिजनेस की तैयारी कर रहे हैं, कुछ अपना स्टार्टअप ब्ला ब्ला, कुछ अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है ना, सभी स्ट्रगल ही कर रहे हैं। आप उदाहरण के लिए कोई भी एग्ज़ाम देख सकते हो, जैसे ही फॉर्म आता है, अभी मैं यूपी ट्रिपल एससी का जो यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का एग्ज़ाम जो कंडक्ट हो रहा है या हो चुका होगा, तो उसके कुछ रेलवे स्टेशन के फुटेज देख रहा था, वीडियोस देख रहा था। बच्चे भेड़ बकरियों की तरह प्लेटफॉर्म पे, भेड़ बकरियों की तरह ट्रेनों में ठूस ठूस कर भरे हुए हैं। कुछ बच्चों से बात हुई, इवन मेरा छोटा भाई भी एग्ज़ाम देने गया था, ट्रेन में ठूस ठूस कर बच्चे भरे हुए हैं। मतलब ये है कि एक वैकेंसी आती है, वैकेंसी तो छोड़िए, ये तो यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2019 से हो रहा है, और मुझे इस चीज़ का बहुत अच्छे से मतलब नॉलेज है, और इस चीज़ को उठा के आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं कि 2019 से जब से पीईटी स्टार्ट हुआ, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी स्टार्ट हुआ है, तब से अदर देन टेक्निकल पोस्ट जो वैकेंसीज़ हैं, उनके अलावा एक भी वैकेंसी नॉन टेक्निकल नहीं फिल हुई है। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्ज़ाम के बाद होने वाले एग्ज़ाम्स, ऐसे एक भी एग्ज़ाम्स नहीं हुए हैं जिसमें वैकेंसी फिल हुई हो। ठीक है, तो फिर हर साल लगभग 1 करोड़ प्लस फॉर्म भरवाना, क्या मकसद है? मकसद तो आप समझ सकते हैं कि एटलीस्ट 100 रुपीज़ भी पर स्टूडेंट आप दिमाग मतलब कैलकुलेट कर लो ना, देन 100 करोड़ मल्टीप्लाइड बाई 1 करोड़, कितना रेवेन्यू जा रहा है गवर्नमेंट के पास? गवर्नमेंट इसका हिसाब देती है क्या? शायद नहीं। आगे चलते हैं, बात स्ट्रगल की हो रही थी, आगे चलते हैं। स्टार्टअप्स,
लिंक्डइन पे यदि आप हैं तो देख लीजिए, जो यंग माइंड्स हैं, इनोवेटिव माइंड्स हैं, जो फॉरेन में पढ़ाई करके, मतलब दुनिया का सबसे पहले एआई जो आने वाला था, ठीक है, वो इंडियन था। वो फॉरेन में, आई थिंक ही वॉज समवेयर इन जर्मनी और यूके। वहाँ से उसने वापस आके इंडिया पीयूष गोयल को प्रपोजल देता है सबसे पहले इंडिया में उस चीज़ का, और गवर्नमेंट को, वित्त मंत्री को, ठीक है, सबको इंक्लूड करके उसने फंड भी डिमांड की। और गवर्नमेंट उनसे कहती क्या है कि आप 2 साल यहाँ पे एआई जो एकदम अपकमिंग टेक्नोलॉजी है, ठीक है, कि उसमें 6 महीने में कुछ भी हो सकता है। वो दुनिया की सबसे पहले एआई इंट्रोड्यूस चैट जीपीटी से भी पहले वो इंट्रोड्यूस करने वाला था। उसने गवर्नमेंट को प्रपोजल दिया, बाकायदे उसने लिंक्डइन पे सब कुछ एक्सपोज किया है। लेकिन गवर्नमेंट क्या कहती है, सबसे पहले आप 2 साल यहाँ पे बिना फंडिंग के, बिना एज ए पायलट प्रोजेक्ट चलाइए, यदि आपका प्रोजेक्ट सही चला तो फिर आपको फंडिंग देंगे। यही है आपका एंटरप्रेन्योर्स का और स्टार्टअप्स का एप्रिसिएट करने का तरीका। ऐसे हमारा इंडिया ग्रोथ करेगा जब इतने बड़े बड़े जो बिजनेस स्टार्टअप्स को आप धक्के मार के बाहर निकाल दे रहे हो। और वो गए कहाँ, वो यहाँ से चले गए, गूगल के साथ टाई अप किया। यही हो रहा है। आप जरा सोचिए, ही इज़ नॉट ओनली द वन, देयर आर मिलियंस ऑफ startups and young minds who are working in this sector, in this area, but they are not getting any support, either the financial or skill support from the government or from any other institutions. तो क्या है ये स्ट्रगल ही तो है। इसके बाद बात करते हैं पढ़ाई। अदर देन कॉम्पिटिशन्स, किस सेक्टर की आप बात करेंगे? सिर्फ आप एमबीबीएस को छोड़ दीजिए, बीटेक, कितने बीटेक कॉलेज हैं इंडिया में? अदर देन आईआईटीज़, एमआईटीज़, एनआईटीज़, कितने बीटेक कॉलेज हैं इंडिया में जो हर दिन, मतलब हर सेशन में जो कुकुरमुत्ते, सॉरी दिस वर्ड इज अ लेमन वर्ड, मशरूम जिसको बोलते हैं ना, ठीक है, उस तरह से इंजीनियरिंग कॉलेज हर जगह खुले हुए हैं। कितने ही बच्चे बीटेक करके घूम रहे हैं। बीटेक विच इज़ लाइक एक कंप्लीटली टेक्निकल कोर्स कंसीडर किया जाता है। I'm not talking about the ITI or Polytechnic because they are also technical courses. I'm not discussing on it. Basically, मैं सिर्फ और सिर्फ बीटेक की बात कर रहा हूँ। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का अभी 5 साल का भी सेलिब्रेशन हुआ था, 5 साल में आप स्कूलिंग तो छोड़ दीजिए, बीटेक कॉलेज वो तो टेक्निकल स्किल के सबसे बड़े हब माने जाते हैं। उसमें आपने टेक्निकल एजुकेशन का कितना इनकलकेशन किया और स्किल्स को कितना प्रमोट किया? कितने बच्चे वहाँ से जो बीटेक वाले हैं उनको कितनी स्किलफुल जॉब और अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाई पिछले 5 सालों में? जवाब फिर से वही, नील बटे सन्नाटा। अब ये तो ऐसी कैटेगरी हो गई। अब ह्यूमैनिटीज़ और मेडिकल तो अलग ही सेक्टर है। मेडिकल सेक्टर की मैं बात नहीं करूँगा। उसमें जो स्ट्रगल है बेचारे, नीट की तैयारी में कितने बच्चे, सीटें इतनी कम हैं, डॉक्टर्स भी कम हैं, लेकिन जानबूझ के कंपटीशन को इतना हाई फाई रखा गया है और ताकि ना एमबीबीएस कर पाए बच्चे और ना ही इंडिया में डॉक्टर्स की कमी पूरी हो पाए। बस डॉक्टर्स की कमी कैसे पूरी करनी है, शायद ये आप लोग नहीं समझ पाएंगे। ये इतनी बारीकी है डॉक्टर्स की कमी इंडिया में। गवर्नमेंट का डेटा, जो आयुष डॉक्टर हैं, आयुष डॉक्टर वो होते हैं अदर देन एमबीबीएस, जिसमें
BHMS, BAMS, BUMS, ये सारे के सारे आते हैं, उनको भी डॉक्टर की कैटेगरी में डाल के, और डेटा क्या दिखाया जा रहा है, हमारे पास इंडिया में डॉक्टर सबसे ज़्यादा अवेलेबल हैं, बट टेक्निकली यहाँ पे एक डॉक्टर, लगभग 2 लाख की पॉपुलेशन में एक डॉक्टर अवेलेबल है। डॉक्टर की भी कमी है, MBBS की सीट्स भी कम है, ना MBBS करने देंगे, ना डॉक्टर्स की कभी कमी पूरी होगी। ह्यूमनिटीज़ की तो बात ही क्या करें, बेचारों के पास या तो बचे खुचे UGC नेट JRF करके असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर कहीं बन जाते हैं, या किसी तरह के जो SSC के मल्टीपल एग्ज़ाम्स हैं, MTS, CHSL, CGL और सिलेक्शन पोस्ट इस तरह की, और UPSC और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। SSC की धांधलियों के बारे में तो सब कुछ वारे न्यारे हैं। पता नहीं कैसे इस SSC के चेयरमैन वो क्या कर रहे हैं, मतलब कह भी नहीं सकता कोई कि वो एक UPSC एग्ज़ाम क्वालिफाई करके चेयरमैन बने हैं जाके। दिमाग में पता नहीं कौन सा कचड़ा लेके बैठे हुए हैं, पता नहीं किसकी चाटुकारिता में लगे हुए हैं। ये हो गया एजुकेशन का यूथ जो अलग अलग सेक्टर में स्ट्रगल कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम द एजुकेशन, जो यूथ है जिसको पढ़ाई में, जो पढ़ाई सेक्टर मतलब एजुकेशन सेक्टर में नहीं है, किसी तरह की प्रिपरेशन जर्नी में नहीं है, उसको क्या झुंझुना मिला हुआ है। अभी हो सकता है बहुत सारे लोग मेरे इस आने वाले स्टेटमेंट से वो हो जाएं कि मेरे ऊपर फायर होने लगेंगे। उनको धर्म का झुंझुना दे दिया गया है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। नो डाउट 2014 के बाद जो रिलीजियस एक्सट्रीम एक होता है ना पोलराइजेशन हुआ है, आई एम टोटली एग्री ऑन इट। लेकिन ज़रा सोचिए कि जो धर्म, पहली चीज़ धर्म का वास्तविक अर्थ समझना पड़ेगा आप सबको। धर्म का वास्तविक अर्थ है धर्मस्य इति धारणम, मतलब जो हम धारण करते हैं वही हमारा धर्म है। यदि हम विद्यार्थी हैं तो विद्या अर्जन करना मेरा धर्म है। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ तो जो पोस्ट है हमारी, डेजिग्नेशन है, वो हमारा धर्म है। मैं कृषक हूँ, किसान हूँ, खेती करना मेरा धर्म है। जो भी आप काम करते हैं वो काम करना आपका धर्म है। और जो ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब सारी चीज़ें हैं ना, ये संप्रदाय हैं। सबसे पहले इस चीज़ को आप पढ़िए, समझिए। आते हैं जो चीज़ सदियों से, पूरा पाषाण काल से बोलोगे, जब से ह्यूमन इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ और ह्यूमन गैदरिंग स्टार्ट हुई, उस समय से इस तरह की जो एक सुपर पावर का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ कि कोई गॉड है, कोई ऐसी एक सत्ता है, एक शक्ति है जो हम पे रूल कर रही है। उस समय सूर्य के रूप में, इंद्र के रूप में, इस तरह से धरती माँ के रूप में, सब अलग अलग तरह की शक्तियों का एक उस समय उत्पत्ति हो रही थी। उस समय से स्थापना चल रही है और उस समय से है। जो उस समय से है उसे ये विश्वास और मतलब एक आस्था का प्रतीक है। इसे कोई आके मिटा देगा, कोई विश्वास को मिटा देगा? इम्पॉसिबल है। और जो चीज़ें इम्पॉसिबल हो ना, उसके लिए लड़ना व्यर्थ है। और कौन कहता है कि सिर्फ मुसलमान आतंकवादी हैं? हिंदुओं में अभी मैं 10 ऐसे ऑर्गेनाइजेशन गिना दूंगा जिसमें, खैर 10 तो छोड़िए आप, सब गुजरात रॉयट्स, उसमें जब स्टिंग ऑपरेशन, उसकी स्टिंग ऑपरेशन के बाद डॉक्यूमेंट्री बनी है, तो RSS, हिंदू युवा वाहिनी और बजरंग दल,
इसमें सबके जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि कौन करा रहा था। नरेंद्र मोदी का और अमित शाह का खुल के नाम लिया है। किसी में दम है? उसके जो जजमेंट्स थे, जजों को मरवा दिया, सब कुछ करवा दिया। किसी में दम है कि उनको सजा दिलवा सके? क्यों? क्योंकि कुर्सी पर तो क्रिमिनल ही बैठे हैं। जजमेंट्स को, जुडिशरी को, एग्जीक्यूटिव को, सबको अपनी तरफ से अपनी तरह से अपनी इच्छा अनुसार मोल्ड कर रहे हैं। और पिस कौन रहा है? आम जनता। चलो हम मानते भी हैं कि धर्म, कोई एक धर्म पर्टिकुलर दूसरे धर्म पे हावी भी हो रहा है। मैं सीधे शब्दों में बात करूं कि हिंदू खतरे में है, तो अरे भाई भारत का इतिहास उठा के देख लो। जो मुसलमान स्वेच्छा से एक लोकतांत्रिक देश में रुकना और रहना पसंद किया हो, वो यदि ऐसी एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा में इंटर कर रहा है तो उसमें किसकी गलती है? सरकार की। और सरकार जवाबदेह है इसके लिए। अंग्रेज तो चले गए, अपने डिवाइड एंड रूल का जो रूल है वो छोड़ के चले गए। वही यहाँ भी हो रहा है। आर्टिकल 21A और आर्टिकल 30 एजुकेशन का जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में भी बताया कि आर्टिकल 30 फॉलो करना और आर्टिकल 21A साथ में फॉलो किए जा सकते हैं। देयर इज़ नो वायलेशन ऑफ आर्टिकल 30। अभी जजमेंट आया है। इससे पहले क्यों नहीं किया जा रहा था इस चीज़ को? क्यों नहीं उनको मेन स्ट्रीम में लाया जा रहा था एजुकेशन के? क्यों उनको दरकिनार रखा जा रहा है? शिक्षा सिर्फ और सिर्फ मैं एम्फसाइज कर रहा हूँ, एक ऐसा हथियार है जो आपको बदलेगा, समाज को बदलेगा, देश को बदलेगा। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी कहा है, शिक्षा ना वो शेरनी का दूध है जो भी पिएगा वो दहाड़ेगा। ये वास्तव में है। जो लड़ रहे हैं ना सड़कों पे, उसमें कभी आपने किसी राजनीति से जुड़े हुए जो राजनेता हैं, उनके बच्चों को कभी लड़ते देखा है? आप लड़ते देखना तो छोड़ो, आप उन्हें किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं खोज पाओगे। आप अभी वीडियो पॉज करो, मिनिमाइज करो और जाके देखो, गूगल पे सर्च करो, किसी पॉलिटिशियन के बेटे का डेटा आप निकाल के दिखाओ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या इंटरनेट पे अवेलेबल हो। इवन इंटरनेट, आप तो सेपरेट इंटरनेट खोजते रह जाओगे। आप ये करो, कोई भी चैट जीपीटी या परप्लेक्सिटी या कोई और जो एआई आप यूज़ करते हो, ग्रोक आप यूज़ करते हो, जो भी आप यूज़ करते हो, आप उस पर टाइप करो, किसी भी पर्टिकुलर नेता का नाम डालो, एग्जाम्पल अनुराग ठाकुर। आप इनके सबसे ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट स्टेटमेंट जो रहते हैं, इनके भड़काऊ बयान रहते हैं, आप इनके बेटे का डालो। इंटरनेट पे उनका कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। आप सीधे एआई को कमांड दो, पूछो उनसे कि इनके बेटे क्या करते हैं, इनका नाम क्या है, तो नाम वगैरह तो दे देगा। इतना भी बता देगा कि हाँ दे आर लाइक स्टडिंग समवेयर अब्रॉड, ओके, बट दे डोंट हैव एनी डेटा बिकॉज देर इज नो एनी फुटप्रिंट ऑफ देयर प्रेजेंस ऑन द इंटरनेट। सो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? They are completely isolated from this rubbish activity. They are not indulged in this religious भसड़। सीधे मैं बोल रहा हूँ, they are not indulged in this. They are
दे आर लाइक मेकिंग द पिलर्स, दे आर लाइक मेकिंग द फाउंडेशन ऑफ देयर लाइफ। आफ्टर दैट दे कैन लाइक जिसके बाद वो आके यहाँ पे हम लोगों को फिर से उनके बेटे आके रूल कर सकें। उदाहरण के तौर पे अभी जो हमारे नितिन गडकरी साहब, उनके दोनों बेटे, अभी तक कोई डेटा अवेलेबल नहीं था 4-5 साल पहले तक, लेकिन अचानक से उनकी कंपनी आती है और भारत सरकार की जो 2 सबसे बड़ी इथेनॉल सप्लायर कंपनी हैं वो दोनों उनके बेटे की हो जाती हैं। हो जाती क्या, उन्हीं की थी, और वो कंपनियां मिलती हैं। XYZ किसी भी पॉलिटिशियंस की आप उठा के देख लीजिए। अब आते हैं कि ये जो राजनेता हैं, ठीक है, किसी भी तरह के जो पॉलिटिशियंस हैं, वो जो इतनी लेविश लाइफ जी रहे हैं, इतनी लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, पावर एक्यूमुलेशन तो इतना ज़्यादा कि आप इनसे मिलने के लिए आप साल साल भर चक्कर काटते रहें, आप नहीं मिल पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे। अरे नहीं मिल पाएंगे, मैंने बोल दिया तो नहीं मिल पाएंगे। आप कितने चक्कर काट लो, कितने अपॉइंटमेंट्स बुक कर लो, नहीं मिल पाओगे आप, अनलेस और अनटिल कोई पॉलिटिकल रैली नहीं होगी जहाँ पे उनको वोट मांगने आपके पास आना पड़ेगा। उसके अलावा आप नहीं मिल सकते, वो भी गलती से कुछ लोगों को। उसमें भी प्रोटोकॉल्स होते हैं। बीइंग एन एस्पिरेंट मैं बहुत सारे प्रोटोकॉल्स अच्छे से जानता हूँ कि जब कहीं रैली निकलती है तो किन किन लोगों से PM या CM या जो भी है वो मिलेंगे, तो उस पर्सन का ऑलरेडी बैकग्राउंड डेटा पूरा चेक करके ही उसे वहाँ पे भीड़ में रखा जाता है और तब मिलने के लिए अलाउ किया जाता है। ऐसे नहीं रैंडम मिल जाता है जैसे वीडियो में दिखाई देता है। और इनकी सैलरी छोड़ दो, चलो हम सैलरी की नहीं बात करते हैं। जिस ज़माने में इंटरनेट, मोबाइल डेटा जो भी है सब इतना चीप हो चुका है कि 900 रुपये में, 800 रुपये में, 1000 रुपये में आपको 3 महीने का कॉलिंग, इंटरनेट कॉलिंग, डेटा सब कुछ फ्री मिल रहा है। उस समय 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार रुपये नेताओं को मंथली टेलीफोनिक जो अलाउंसेस हैं वो दिए जा रहे हैं, कॉलिंग अलाउंसेस दिए जा रहे हैं। क्यों? स्टेशनरी अलाउंसेस दिए जा रहे हैं, 50-50 हज़ार तक स्टेशनरी अलाउंस दिए जा रहे हैं। क्यों? ट्रैवलिंग अलाउंसेस, क्यों भाई? गरीब हैं क्या ये लोग? गरीब हैं क्या? हैं? एक पॉलिटिकल पोस्ट कोई भी हो, वो एक चेयर मानी जाती है, वो एक पोस्ट मानी जाती है, और जो उसमें बैठा है सिर्फ वही उसका एक्सेस और बेनिफिट ले सकता है। देन उसकी फैमिली तो पूरी लग्जरियस लाइफ जी रही होती है। उसकी फैमिली तुरंत रिलोकेट हो जाती है, इंडिया छोड़ के फॉरेन चली जाती है। सारे के सारे गेम्स, स्पोर्ट्स, पढ़ाई जो भी हो, सब कुछ उसके मतलब यूँ चुटकियों में पूरे हो जाते हैं। कैसे? आखिरकार कहाँ से आ रहा है पैसा? यहाँ पे टैक्स पेयर्स पहले कमाई में टैक्स दें, फिर गुड्स एंड सर्विसेज में टैक्स दें, फिर गाड़ी खरीदें, गाड़ी खरीदने में टैक्स दें, गाड़ी खरीदते समय रोड टैक्स दें, रोड टैक्स दे दिया उसके बाद भी टोल टैक्स दें। क्यों? टैक्स के ऊपर टैक्स दें। क्यों भाई? खैर जाने दो, सवाल यहाँ पे जवाब यहाँ लोग ये देने की कोशिश करेंगे जिनको टैक्स की और इकोनॉमी की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। वो यही कहेंगे कि देश की ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं। ये वैसे ही लोग होंगे जो SSC के अभी चेयरमैन ने जवाब दिया था कि जो फॉर्म से और
क्वेश्चंस के करेक्शन से जो पैसा आता है उससे देश की सड़क मतलब देश की सड़कें बनती हैं, वैसे ही लोग होंगे। खैर ऐसे लोगों के लिए कोई जवाब नहीं है। लेकिन अगेन ये पॉलिटिशियंस, इनके पास मिसयूज़ ऑफ पावर, किसी को भी जेल में उठा के डाल देते हैं, उठवा के बंद करवा देते हैं। मीडिया हाउसेस तो इस समय चरण वंदन में लगे हैं। बिल्कुल नेपाल की तरह यहाँ भी ज़रूरत है कि मीडिया हाउसेस को उखाड़ फेंकना चाहिए, उखाड़ फेंकना चाहिए जड़ से। कि मीडिया हाउसेस तो यहाँ पे सवाल कर ही नहीं रहे हैं, इनको मतलब ही नहीं है देश में क्या हो रहा है। पावर ऑफ मिसयूज ऑफ पावर, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। डेटा आप उठा के देख लीजिए, जिसको स्विस बैंक्स में बोलते थे इतना धन है, इतना धन है, उतना धन है, आप पिछले 10 सालों में उठा के देख लीजिए जो पैसा भारत से बाहर गया है कितना अमाउंट ज़्यादा है। स्विस बैंक्स में डेटा, स्विस बैंक के डेटा तो ऐसे रिवील नहीं होते, लेकिन इस तरह जो एक एस्टिमेटेड एक कोई एजेंसी है वो डेटा रिलीज़ करती है। लगभग इंडियंस का पैसा जो 2014 में था उसका लगभग 2000 गुना बढ़ चुका है। 2000 गुना। समझ सकते हैं पैसा, जहाँ से हम काला धन लाने की सोच रहे थे वहीं पे काला धन जा रहा है। लेविश लाइफ, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, मिसयूज़ ऑफ पावर। मिसयूज़ ऑफ पावर में जिनको बंद करना चाहिए जेलों में, जिनके ऊपर सारे के सारे आरोप सिद्ध हो चुके हैं। उदाहरण के तौर पे ये जो डेरा साहब, क्या नाम है उसका, आशाराम, और दूसरा कौन है जो भी है, इसको मतलब 14 बार पैरोल पे बाहर आ जा रहा है, और जिसके ऊपर अभी तक आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, ठीक है, वो 5-5 साल से जेल के अंदर है। सरकारें ऐसा बिल लेके आ रही हैं, आरोप सिद्ध हो या ना हो, 1 महीने जेल में हैं आप, आपको अपने पद से इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। ऐसे स्पष्ट बिल लाएंगे, कानून बनाएंगे। मिसयूज़ ऑफ पावर नहीं है तो क्या है? ये जो पॉलिटिशियंस हैं इनके पास क्या नहीं है? क्या नहीं है? सब कुछ है। पूरी तरह से लेविश लाइफ जी रहे हैं। उसके बाद भी पार्लियामेंट के बाहर इन गरीबों को 5 रुपए में, 10 रुपए में थाली दी जाती है। बहुत गरीब है ना बेचारे। और जो बाहर रोड पे बेघर लोग हैं, भिखारी हैं, उनको खाना खाने के लिए मांगना पड़ रहा है। कहाँ गए उनके फंडामेंटल राइट्स? कहाँ है उनकी डिग्निफाइड लाइफ्स? यहाँ पे तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रोवाइड अ डिग्निफाइड लाइफ, अ रिस्पेक्टफुल लाइफ टू एवरी सिटीजन। ये फंडामेंटल ड्यूटी भी है। कहाँ है सरकार? कहाँ है जवाबदेही इस चीज़ के लिए? यहाँ पे गरीबी ना सिर्फ गरीबी नहीं है, ये इन अमीरों के लिए जीने का सहारा है। इन राजनेताओं के लिए अपनी कुर्सी संभाल के रखने का एक रास्ता है, जहाँ पे आप लगातार ऐसे ही पिसते रहेंगे, कभी शिक्षा के नाम पे, कभी रोजगार के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, तो कभी अन्य अन्य 50 तरह के रास्ते हैं। आप पिसते रहेंगे।
मैं हर रोज़ बस एक ही सपना देखता हूँ। मुझे बदलते हुए भारत की तस्वीर हमेशा मेरे दिमाग में चलती रहती है। ये भारत तो बिल्कुल नहीं चाहिए जहाँ पे 80 करोड़ लोग, ये सरकारी डेटा के अनुसार 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज के लिए 5 किलो अनाज पर निर्भर हूँ। ऐसा भारत तो बिल्कुल नहीं चाहिए। जहाँ पे शिक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी हो कि ड्रॉप आउट लगातार बढ़ते जा रहे हों, सरकारी स्कूल बंद होते जा रहे हों, अस्पतालों में डॉक्टर्स नहीं हैं, सड़कें गड्ढों में हैं या गड्ढों में सड़कें हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पता चलता, फिर भी रोड टैक्स, टोल टैक्स एकदम हाई हैं। मुझे ऐसा भारत नहीं चाहिए। मुझे भारत चाहिए जहाँ पे शिक्षा उच्च लेवल की हो, जहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं एकदम हाई क्वालिटी की हों। एक उदाहरण मैं देना भूल गया, जहाँ पे सरकार देने में फेल हो जाती है, वहाँ पे खान सर जैसे लोग आते हैं और एकदम सिस्टम को हिला देते हैं, इतनी बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड कर देते हैं कि सरकार को भी एक बार सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि आखिरकार ये बंदा कैसे कर दे रहा है। जब एक व्यक्ति अकेला इतना बड़ा बदलाव कर सकता है, पूरे 38 ज़िलों में अस्पताल खोलने के लिए जिगरा रखता है, तो आप तो सरकार हैं, आपके पास तो पावर है, फंड है, डिसीजन मेकिंग के लिए आपके पास थिंक टैंक्स हैं, सब कुछ है, तब भी आप नहीं कर पा रहे हैं। वापस आते हैं, मुझे हेल्थ सर्विसेज एक्सीलेंट चाहिए। मैं ऐसे भारत की कल्पना करता हूँ। मैं ऐसे भारत की कल्पना करता हूँ जहाँ पे सड़कें वास्तव में सड़कें लगें, कोई ब्रिज कोलैप्स नहीं हो, कोई सड़कें गड्ढों से भरी नहीं होनी चाहिए, गड्ढों से मुक्त होनी चाहिए। देश का युवा लाठी नहीं खाना चाहिए, उसे स्किल, उसे एजुकेशन इस दर्जे का दिया जाना चाहिए कि जैसे ही वो एजुकेशन कंप्लीट करता है, मोर और लेस 1 और 2 ईयर्स के अंदर अंदर वो सेटल हो कहीं ना कहीं। मुझे उस लेवल का एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल डेवलपमेंट चाहिए जहाँ पे टेक्निकल कोर्सेज ऑप्ट करने के बाद बच्चे को उसका कोर्स कंप्लीट होने के साल भर बाद, 2 साल बाद रिग्रेट ना हो। अभी मेरे नॉलेज में बहुत सारे लोग हैं, उनको रिग्रेट ना हो कि उन्होंने टेक्निकल कोर्स करके गलती की है। मैं ऐसे भारत की कल्पना करता हूँ जहाँ पे MBBS का सपना देखने वाले बच्चों को एडमिशन मिले और वो MBBS कंप्लीट करके डॉक्टर बने। मैं ऐसे भारत की कल्पना करता हूँ जहाँ पे किसानों को मूलभूत सुविधाएं मिलें, किसानों को उनकी लागत तो कम से कम मिलनी ही चाहिए। मैं ऐसे भारत की कल्पना करता हूँ जहाँ पे सिर्फ कुछ एक इंडस्ट्रियलिस्ट को नहीं, हर घर इंडस्ट्री, जो महात्मा गांधी जी ने सपना देखा था स्वदेशी का, वो हर घर इंडस्ट्री पे बिलीव करता हूँ मैं। ऐसे भारत की कल्पना करता हूँ मैं जहाँ पे हर घर में उद्यम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ इंडस्ट्रीज़ को इतना ज़्यादा बढ़ावा मिल सके कि आप छोटी यूनिट भी चलाना चाहते हैं तो आप तुरंत इनिशिएट कर सकें। आपको सर्टिफिकेशन और इस जंजाल में नहीं फंसना है। हाँ, कुछ ऐसे चीज़ें हैं जैसे इन्वायरमेंटल जो रिलेटेड इंडस्ट्री है जिसमें आप इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करने वाले हैं,
ऐसे इंडस्ट्री में कई लेयर का सर्टिफिकेशन होना चाहिए कि आप 1 मिलीग्राम भी जो शूट है इन्वायरमेंट में नहीं डाल सकते, कार्बन शूट नहीं डाल सकते। जो सिन प्रोडक्ट्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग में आप लगा दो 30, 40, 50% तक टैक्स लगा दो। लगाओ, इच्छा होनी चाहिए, लेकिन सरकार नहीं करती। जहाँ पे सरकार करे, इन चीज़ों पे बोल्ड डिसीजंस ले, मैं ऐसे सरकार की कल्पना करता हूँ, ऐसे देश की कल्पना करता हूँ। फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही। आप लोगों की इन सब चीज़ों पे क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और इसे एक कुछ नहीं तो जागरूकता या मिशन की तरह देखें, जहाँ पे हमारा देश और यहाँ के लोग सर्वोपरि हों, ना कि सिर्फ कुछ एक पॉलिटिशियंस का, उनके बच्चों का कैरियर और लाइफ लेविश हो। नहीं तो वो दिन दूर नहीं है जहाँ पे नेपाल जैसे जो प्रोटेस्ट होंगे, ऐसा दिन भी दूर नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, सत श्री अकाल, सलाम दुआ वणक्कम, नमस्कार।